हेलो। तो हम लोग रेजिस्टिविटी आज पढ़ेंगे, क्या होता है रेजिस्टिविटी। देखो, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, याद है? फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कितने सारे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कराता है ना, रेजिस्टेंस चेंज करता है। कौन कौन से वो फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन सा? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो किस तरीके से, आखिर क्या इसमें है वो स्टेटमेंट, क्या वो फैक्ट है? लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इसको हम लोग स्टेटमेंट नंबर 1 माने थे, मान के रखे थे ना, पीछे कॉपी में देख सकते हो। और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? क्रॉस सेक्शन एरिया, इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो एरिया किस तरीके से अफेक्ट करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का बात यहां पे चल रहा है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये, अगर मान लो वायर ले रहे हैं तो ये वाला जो फेस होता है, जितना एरिया है वो एरिया। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर ना। ये पढ़े थे दूसरा। और तीसरा हम लोग पढ़े थे नेचर, और एक चौथा पढ़े थे टेम्परेचर, है कि नहीं? नेचर और टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। नेचर तो खैर देखना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल ले रहे हो, वो मटेरियल क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि बेस्ट क्वालिटी का लोगे तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा। लाइक रेजिस्टेंस सिल्वर वायर में तुम्हारा रेजिस्टेंस कम होता है ना। और कंपैरेटिवली एल्युमिनियम और कॉपर में हायर होता है। हायर मीन्स कि लगभग बराबर ही होता है, बस सिल्वर उनमें से टॉप में है कि हम सिल्वर इज द बेस्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली उसमें कम है। और बाकी हम लोग देखे थे कि अलॉयज, है ना, अलॉयज मेटल से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अलॉयज में होता है। और वो अलॉयज भी हम लोग देखे थे, क्या? कॉन्स्टेंटाइन, है ना, कॉन्स्टेंटाइन, नाइक्रोम, नाइक्रोम, और क्या? मैंगनीन, मैंगनीन, ठीक है, स्पेलिंग टंगस्टन, है ना, टंगस्टन। तो ये सारे हमारे अलॉयज हैं जिनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो नेचर इस तरह का, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो कंडक्टर, कि इनका नेचर ऐसा है कि रेजिस्टेंस इनका हाई है। सिल्वर का नेचर ऐसा है कि इसमें नेचर, आई मीन सिल्वर का नेचर ऐसा है कि इसमें रेजिस्टेंस वेरी लो है। खैर, तो ये सब आप समझ गए होंगे। और हम लोग कल इसको स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर इसको हम लोग 2 कंसीडर करके रखे थे कल, याद है? हाँ, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या कि इट इज फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, इट इज फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के मेथड से, मतलब एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को पता चला है, 2 चीज पता चला हम लोगों को, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये हम लोगों को कल, हम लोग इसको देखे थे, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 कंसीडर भी किए थे। तो उसी दोनों को दोबारा रिकॉल कर रहे हैं और इन दोनों को मिक्स करके देख रहे हैं, मतलब मिला करके देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, अलग अलग मत देखो। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कैन वी से लाइक दिस कि R जो है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है L के साथ, और इनवर्स प्रोपोर्शनल है A के साथ। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं ना? ठीक है, इसको हटाते हैं। तो अब यहां से अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो क्या ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इसके जगह पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा।
प्रोपोर्शनल के जगह पे कांस्टेंट आएगा और वो प्रोपोर्शनल ये है, ठीक है ना। ये हम क्या बना रहे हैं, इसको P जैसा लिख सकते हो तुम लोग, ऐसा थोड़ा ऐसा, और ये ठीक है। ये है तुम्हारा, इसका नाम हम बता रहे हैं। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो इक्वल टू आया ये वाला सिंबल, और यहाँ पे है L/A, ठीक है। आया बात समझ में। इसको समझो पहले, वेयर इसको मेंशन करेंगे हम लोग कि ये क्या चीज क्या है ना। तो ये जो है ये इसका नाम है रो, RHO, रो। इसका नाम है रो। क्या नाम है? रो। आगे बात समझ में। इसका नाम क्या है? रो है। और इसी रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। कोई कांस्टेंट आता है तो उसका कोई ना कोई नाम होता है ना, कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में जो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के हेल्प से जो यहाँ पे कांस्टेंट आया है उसका नाम रो है। हम लोग अभी उसका नाम रेजिस्टिविटी है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, A एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरीके से वो जो रो वाला जो सिंबल है वो रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम लोग सब बस नाम पढ़ना आ गया कि रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं, इस ऐसा वाला सिंबल को रेजिस्टिविटी बोलना है, लेकिन जानते नहीं है रेजिस्टिविटी है क्या चीज। हम लोग तो जानते तो नहीं है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। कि यहाँ तक क्लियर है? ये बात यहाँ क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि दिस रो, लिख लो, अब तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। दिस रो, ये जो इसको हम लोग रो बोलते हैं, रो इज कांस्टेंट called resistivity। इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। लिखो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि लेट अस टेक, क्योंकि मेरा अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? रेजिस्टिविटी, ये रो को जानने का टारगेट है ना, कि ये रो चीज क्या है, इसको जानना है। उसको जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जानने के लिए लेट अस टेक, वी आर टेकिंग लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज L का वैल्यू हम लोग 1 मीटर ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 1 मीटर ले रहे हैं। और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, एरिया वो भी 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं। मतलब सिचुएशन है ये, है ना। स्पेसिफिक हम कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं, सारा फिक्स कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि लेंथ जो है 1 ही मीटर हर जगह वो का वायर 1 मीटर होता है, इतना 1 मीटर होता है ना। अब वायर तो मेरे पास 10 मीटर था, जानबूझ के हमको 9 मीटर काट के फेंकना पड़ा, है ना, जानने के लिए। तो हम वायर को कितना ले लिए? 1 मीटर ले लिए। ओके, 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर। और उसका जब क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं तो वो भी 1 मीटर स्क्वायर ही है। या अगर नहीं था तो हम वैसा वायर को बनवाए हैं कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हमें मिल गया। अब हम अगर रेजिस्टेंस का वो जो फॉर्मूला हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, यहां से क्या करूं ना, चूंकि हम लोग रो को जानना चाहते तो रो इक्वल्स टू क्या होगा वो जरा देखो पहले यहां पे, ठीक है। यहां से हम रो कैलकुलेट कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी बस रो ही समझो, है ना। ये रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू अगर फाइंड आउट करते तो एरिया यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई आएगा, तो रेजिस्टेंस इनटू एरिया हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई ऊपर में न्यूमरेटर में इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में, ये हो गया। तो इस फॉर्मूले को तुम लोग याद रखना,
इसको याद रखो या उसको याद रखो, डजेंट मैटर, क्योंकि अगर वो याद रहेगा तो वहां से तुम लोग ये वाला फाइंड आउट कर लोगे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो हमको रेजिस्टिविटी दैट इज रो, जो कांस्टेंट है, ये जो रो है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना है वो हम लोग देख लिए, R इंटू ए अपॉन एल। अब इसको जानने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि लेंथ को जानबूझ करके 1 मीटर और एरिया को जानबूझ करके 1 मीटर स्क्वायर लिया गया है। अब इन दोनों को पुट करेंगे उसमें। सो सिंस ये रो जो होता है वो कितना होता है, R इंटू ए अपॉन एल होता है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू तो हम लोग इस नहीं लिए हैं, लेकिन एरिया 1 लिए हैं, लेंथ 1 लिए हैं। तो फाइनली कैलकुलेट होके कितना आया, R आया। तो यहां से रो का वैल्यू बता सकते हो, रो का वैल्यू कितना आया, R आया। क्या आया, R आया। व्हाट इज दिस, दिस इज रो, इसका नाम रेजिस्टिविटी है। और रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, R के बराबर है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है। फिर से बोल रहे हैं, कैलकुलेट होकर के आया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ रहा है, रेजिस्टिविटी R के बराबर है। मतलब रेजिस्टिविटी को हम लोग रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। रेजिस्टिविटी कौन है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, कोई और नहीं है ये। तो जब रेजिस्टेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तो हम एक नया रेजिस्टेंस का एक और नाम रेजिस्टिविटी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या बोले, फिर से सुन लो, रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट इज रेजिस्टेंस, इटसेल्फ अ रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टिविटी कोई नया चीज नहीं है, रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोला जा रहा है, लेकिन कंडीशनल है ये। क्या कंडीशन है इसमें ये रेजिस्टिविटी जो है स्पेसिफिक, एक वेरी स्पेशल काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी कब बोलना है, कंडीशन लग जाएगा। जब वायर का लेंथ 1 मीटर होगा, जब वायर का लेंथ 1 मीटर होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। इस स्पेशल केस में इस 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, जितना भी रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलेंगे। स्पेशल काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ये फिक्स्ड स्पेसिफिक है। ये आया बात समझ में कि रेजिस्टिविटी कब बोलना है, सारे रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी नहीं बोलेंगे। हाँ, जब वायर तुम स्पेशल वायर को काट के तुम 1 मीटर बनाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर होगा, इस वायर में 1 मीटर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इस वायर में कितना रेजिस्टेंस है, वो जो रेजिस्टेंस आएगा ना, मान लो 100 रेजिस्टेंस आए, 100 ओम आएगा। ऐसे एग्जांपल लेने बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे सुनो, ये हम वायर लिए, कितना लिए, 1 मीटर का लिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। तो यहां पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना इस वायर का। मान लो ऐसे एग्जांपल 100 ओम आया, क्या आया, 100 ओम आया। तो इस केस में इस 100 ओम को रेजिस्टेंस ना बोल करके इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे कि व्हाट इज दिस इज रेजिस्टिविटी। व्हाई, बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस 1 मीटर वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज 100 ओम। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। तो इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलकर रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी बन जाता है एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में, है ना। और वो कंडीशन क्या है कि वायर का लेंथ 1 मीटर होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस होता है वायर का, उसको रेजिस्टेंस ना बोल करके रेजिस्टिविटी नाम देते हैं। आया बात समझ में, क्लियर है। चलो लिख लो फिर, अभी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। उधर तो तुम लोग लिख ही लिए होगे। और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला।
क्योंकि हमको रेजिस्टिविटी को जानना था। रेजिस्टिविटी इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे ले सकते हैं, हम देखना चाहते थे कि कितना के बराबर आएगा। हाँ हाँ, रेजिस्टिविटी का साइन, ये क्या साइन, नाम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वो तो बोलो ना, एसआई यूनिट क्या होता है? साइन साइन बोल रहा है, साइन तो सामने है तेरा, साइन ऐसा है तब पी है, पी का हल्का सा पूछ है। बता रहे हैं ये तुम लोग जानता है, पहले पहले पूछता है, बोल रहे टॉपिक खत्म होने दो, देखो कि तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं। हे हाँ हाँ, नहीं हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं दिस इज अ वेरी स्पेशल केस। अभी हम लोग इस रेजिस्टिविटी को एक और नाम देंगे। इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है ना इसका नाम। रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है? ये है, ये है रेजिस्टिविटी। अब इसको हम लोग एक और नाम दे रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या? स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नाम है और रेजिस्टिविटी भी नाम है। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक कंडीशन में ही रेजिस्टिविटी बन पाता है। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि लेंथ 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 लेना पड़ेगा। अब इसका यूज भी बताएंगे हम, डोंट वरी, ओके। चलो अब देखो इसका डेफिनेशन। अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। तुम लोग देखो कि रेजिस्टिविटी कितने के बराबर आया था? रेजिस्टेंस के बराबर आया था। आया था कि नहीं आया था? जब हम लोग लेंथ और एरिया 1 1 लिए थे तब। तो इसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो तुम लोग ये स्टेटमेंट देना कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब यहां पे कंडक्टर का बात है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली equal to the resistance, equal to the resistance of a rod of a रॉड। रॉड का मतलब क्या है? ये वायर कंडक्टर समझ सकते हो ना, ब्रैकेट में लिख लो। which is 1 meter long, which is 1 meter long and 1 square meter and 1 square meter in cross section area. और ये पूरा डेफिनेशन जो है वो इस के हेल्प से लिखा गया है, इसके हेल्प से, है ना। देखो दिस इज रेजिस्टिविटी रो, इसको डिफाइन करो तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, और सब्सटेंस का मतलब वायर, रॉड, एक मेटालिक रॉड, कंडक्टर भी बोल सकते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली मतलब किसके बराबर है ये, और नंबर में resistivity of a substance is numerically equal to the resistance, equal to the R, resistance of a rod। कब? अब यहाँ पे कंडीशन चालू होगा, which is 1 meter long, लेंथ में 1 मीटर होना चाहिए and 1 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया का। तब जाकर के हम लोग वैसा उस रॉड का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टेंस ना बोल करके
रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, आ गया बात समझ में? बोलो बोलो। तो इसीलिए, और यही रीज़न है, इसीलिए रीज़न है यहाँ पे कि दिस इज़ वाई, और यही रीज़न है कि रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। दिस इज वाई रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो known as specific resistance। यही रीजन है कि इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया? बोलो बोलो। हाँ, ठीक है, मिटा दे। अब इसका एसआई यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ किसका? रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखो तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसके लिए। ये होता है ना, ऐसे देना नहीं आ रहा है हमको। ये रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या था? R इंटू ए अपॉन एल। सभी का यूनिट पुट कर दो। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ओम से, ये सिंबॉलिकली हो गया ना, ओम हो गया, इनटू एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर का स्क्वायर, अपॉन लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। तो ये मीटर और ये एक एक कटेगा तो क्या आया? ओम मीटर आया, ओम मीटर आया ना। तो सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिकली ये हमारा, हाँ, एसआई यूनिट यही हो गया। देयरफॉर एसआई यूनिट आ चुका है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आ चुका है, और एसआई यूनिट ये होता है ओम मीटर। ओके, सिंबॉलिकली अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसी को हम लोग लिखेंगे ऐसे, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर मतलब रेजिस्टिविटी कैसे बोलेंगे? 5 ओम मीटर, 10 ओम मीटर। बोलो। हाँ, माइनस कहाँ है रे? ये डैश है कनेक्ट करने के लिए। ओमेगा इसका नाम है, सिंबल का नाम है। हाँ, इस सिंबल को ओमेगा बोला जाता है। जैसे इसको क्या बोलते हैं? इसको रो बोला जाता है। जैसे इसका नाम ओमेगा है। ये किसी ग्रीक या लैटिन में देखना, जैसे हम लोग का तो नहीं बोलेंगे राजस्थान में, ABCD से इस ये सिंबल है ना। व्हाट इज दिस सिंबल? ये सिंबल है, इसका नाम क्या है? पाई। तो ये भी एक सिंबल है जिसका नाम क्या है? रो। ये भी एक सिंबल है जिसका नाम क्या है? ओमेगा, है ना। लेकिन बोलना क्या है, किस टर्म में यूज कर? रेजिस्टेंस का वो एसआई यूनिट है ये, ओम, OHM, है ना। माइनस नहीं, अच्छा हटा दो यार, नहीं है माइनस। ठीक है, ओम मीटर, ओम मीटर एसआई यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का, है ना। देखो इसका इंपॉर्टेंस, यूज, इसका यूज देख लो। यूज कह सकते हो या फिर इस इंपॉर्टेंस कह सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टिविटी वी कैन कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर, टू सब्सटेंसेस।
नहीं समझ आया? देखो, with the help of resistivity, with the help of resistivity we can compare the resistance, we can compare resistance of, we can compare the resistance of two substances or conductor. Resistance, compare the resistance of two or more substances. समझो, देखो क्या करना है ना कि ये हम यहां पे एक कंडक्टर लिए 1 मीटर का, और यहां फिर से 1 मीटर का एक और कंडक्टर लिए, ठीक है, 2 कंडक्टर ले लिए, और ये दोनों कंडक्टर अलग अलग कंडक्टर हैं। कौन सा बताते हैं। अब यहाँ पे हमको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, है ना। ये है सिल्वर है और ये है कॉपर, है ना। तो सिल्वर का ये देखो, ये है 1.60 इंटू 10⁻⁻⁸ ओम मीटर, ठीक, नीचे लिख देते हैं। और कॉपर का है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना। रेजिस्टेंस ही है एक तरह का, बट ओम मीटर है इसलिए इसका मतलब रेजिस्टिविटी है ये। अब रेजिस्टिविटी क्यों है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो सिल्वर वायर हम लोग लिए हैं, क्या लिए हैं, सिल्वर वायर। ये सिल्वर वायर, इसका लेंथ कितना होगा 1 मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, हाँ 1 मीटर स्क्वायर। इधर भी क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही और इधर भी इतना ही, और इसका भी लेंथ कितना 1 मीटर है। अब इस दोनों कंडक्टर का जाओ ये जाने दो, उसको ये जाने दे भाई। क्या कर रहा है यार। तो एक रस्सी बोल रहे हैं, कंडक्टर है, सिल्वर वायर है, वो कॉपर वायर है, 1 मीटर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो ऐसे केस में इसका जो रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टेंस ना बोल करके उसी रेजिस्टेंस को एक नया नाम देते हैं जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, तो ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और कॉपर लिए जिसका लेंथ वही सेम इसी के जैसा 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया भी इसी के जैसा 1 मीटर स्क्वायर। इस केस में इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टेंस ना बोल करके उसी रेजिस्टेंस को एक नया नाम देंगे रेजिस्टिविटी, जो कि जिसका वैल्यू आया 1.69 इंटू 10⁻⁸। अब तुम लोग देख लो कौन ग्रेटर है, हाँ कॉपर वाला ये ग्रेटर है ना, ये ग्रेटर है, हाँ। तो देखो रेजिस्टिविटी के हेल्प से तुम लोग कंपेयर कर पा रहे हो क्या, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टिविटी के हेल्प से कंपेयर कर पा रहे हैं कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है। इसका मतलब किसका, सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है। तो किसके हेल्प से कंपेयर कर पा रहे हैं, रेजिस्टिविटी, है ना। तो रेजिस्टिविटी ही
एक ऐसा रेजिस्टेंस है, अगर हम रेजिस्टिविटी दे देंगे अलग अलग सब्सटेंसेस का तो तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। इट इज जस्ट लाइक कि अलग अलग सब्सटेंसेस का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिया रहता है एक टेबल में, तो उसके हेल्प से हम लोग बस कंपेयर करते हैं उस रिफ्रैक्टिव इंडिसेस से कि किसमें ज़्यादा बेंडिंग एबिलिटी है, किस सब्सटेंसेस का वो कैपेसिटी है कि वो लाइट को ज़्यादा बेंड कर सके। किसके हेल्प से ये हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं, उस कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ग्लास जो है ना, ग्लास मटेरियल वो ज़्यादा बेंड करेगा लाइट को और एयर ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो किसके हेल्प से हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अलग अलग, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा उस सब्सटेंसेस का बेंडिंग एबिलिटी उतना ज़्यादा। तो वहां रिफ्रैक्टिव इंडिसेस था जो बेंडिंग एबिलिटी को बताता था। यहां पे कंडक्टर में रेजिस्टिविटी है जो हमें यह बताता है कि किस मटेरियल में रेजिस्टेंस कितना है, और हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? तो अगर मान लो कि तुम लोग मार्केट जा रहे हो खरीदने के लिए, मार्केट जा रहे हो वायर खरीदने के लिए, ऐसे इमेजिन करो। अब तुमको वायर बहुत अब तुम ऑब्वियस सी बात है कि हमको वायर जो है 1 मीटर चाहिए नहीं होगा, हाँ नहीं ना। अब हम दुकान वाले को बोलेंगे बेस्ट वायर कौन सा है भैया, तो उसको मत पूछो, बोलो कि डब्बा दीजिए, उस डब्बा में मेंशन होगा रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि कितना मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो कर सकता है, कितना एम्पियर फ्लो कर सकता है, कैपेसिटी कि 10 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट हम दिए तो ये तार जल जाएगा क्या? जल भी सकता है, नहीं भी, उस पर डिपेंड करता है कि वायर का कितना कैपेसिटी है, करंट फ्लो कर सकता है उसमें। तो सारा वो इंफॉर्मेशन, वो जो लेबल होता है ना पेपर, उसमें मेंशन किया रहेगा। तो उस दुकान वाले को कोई ज़रूरत नहीं पूछना, आप बस बोलो कि इसका ओरिजिनल डब्बा जो है, जिस डब्बा में हम तार डाले हुए हैं, वायर डाले, उस डब्बा हमको दीजिए, उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा। उसमें मेंशन रहेगा कि कितना करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो कर सकता है। 5 एम्पियर का वायर है तो 5 एम्पियर करंट उसमें मैक्सिमम फ्लो करेगा। 6 एम्पियर तुम जैसे ही करंट को दोगे फ्लो करने के लिए, तार गर्म होना शुरू हो जाएगा, जल जाएगा। तो रेजिस्टिविटी में मेंशन रहेगा। अब अगर मान लो रेजिस्टिविटी मेंशन नहीं रहेगा, तुम क्यों पूछना चाहते हो रेजिस्टिविटी के बारे में? नहीं तो क्या तुम क्या करोगे, तार को पहले 1 मीटर काटेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर बनाएगा? नहीं ना, 1 मीटर स्क्वायर तो होगा भी नहीं। तुम जो वायर खरीदने के लिए जा रहे हो वो तुम्हारा, जो हम यहाँ पे ये जो वायर जो हम यहाँ पे लाइन जो दिखाई दे रहा है अभी, जो वाइट कलर का, जिस इस लाइन का जो हम ड्रॉ किए हैं, इसका थिकनेस कितना होगा? ये थिकनेस कितना है इसका? ब्रेथ ये 1 सेंटीमीटर है। हमको नहीं लगता 1 सेंटीमीटर होगा, चलो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इतना होता है अब मेरे ख्याल से। क्या ज़्यादा कर दिए? चलो ठीक है, ये हम ये 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि इसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। तुम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो ना, रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हो क्या उस दुकान पे रह के? उस वायर को 1 मीटर कट तो कर लोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया तुम कैसे 1 मीटर स्क्वायर बनाएगा? 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए ना क्रॉस सेक्शन। 1 मीटर समझ में आ भी रहा है? 1 मीटर कितना, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये जो वायर होगा इतना, इसका तो कम हो गया, ये हमको लगता है ये पूरा ही 1 मीटर हो गया। ये देखो, ये दिस इज, ये वायर होना चाहिए, और वायर का जो टॉप फेस है ना, ये वाला फेस इतना होना चाहिए, और ये इतना लेंथ 1 मीटर। ये जो वायर हम बना रहे हैं इसका लेंथ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया गया, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट किया गया। तुम दुकान पे कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं ना। पर ये कैलकुलेट किया जा चुका है सारे मटेरियल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जा चुका है। 1 मीटर लेंथ है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। उसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी नाम देते हैं और कंपेयर करते हैं। दिया हुआ है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। तो ये तुम रेजिस्टिविटी देखोगे, उस पेपर पे मेंशन किया हुआ रहेगा, तुम समझ जाएगा। अच्छा, सिल्वर का रेजिस्टिविटी कम है कॉपर से, तो ये बेस्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बहुत अच्छा होगा। आया बात समझ में?
नहीं बना सकते हैं? क्या लगता है तुमको? पिघला के क्या नहीं बनाया जा सकता है? अब देखने से नहीं होता। तुम तो ऑक्सीजन को भी नहीं देखी तो क्या ऑक्सीजन नहीं है? हाँ, इतना बड़ा वायर कहाँ बनाया गया है कैलकुलेट करने के लिए? अरे तुम लोग ये फॉर्मूला नहीं देखा? ये लिख लिए हो ना? ये लिख लिए हो? सेंटीमीटर में कैसे लेंगे? सारा खेल पूरा एसआई यूनिट में चलता है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? सेंटीमीटर और मीटर। मीटर। देन वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ लेंथ 1 मीटर, नॉट 1 सेंटीमीटर। बुझा गया? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सब कुछ। अभी भी बनाता, तुम भी बना सकते हो। भट्टी तो खोलो, वो वाला फैक्ट्री जाके देखो वहां पे, थर्मल बोकारो थर्मल प्लांट में जाके, स्टील सिटी है ना। जितना मन मर्जी उतना मोटा वायर बना सकते हैं। बोलो ना भाई, बोलो क्या पूछ रहे हैं? हाँ, रेजिस्टिव। हाँ, सिल्वर इज द बेस्ट। इससे टॉप रैंक 1 और किसी का नहीं है। सिल्वर बाबू बहुत टॉपर है। हाँ, आगे बोलो। कम है, हाँ, मतलब रेजिस्टेंस कम है। क्यों कम है? देखो यहाँ पे ये कितना ही आएगा, 1.6 और 10 टू द पावर -8 है, मतलब कि 10 का पावर 8 होगा नीचे जा करके। आग लगने की बात कर रहे हो तुम? वो देखो आग कब लगता है? शॉर्ट सर्किट सुने हो? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? देखो सुनो, पढ़ेंगे, वो भी हमारा सिलेबस में है। मान लो ये वायर है, इस वायर में कैपेसिटी ही है कि इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। कितना करंट? इसमें जो करंट फ्लो करेगा, ये देखो हम लोग समझ रहे कि कब आग लग जाता है, तो 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है ना। अब इस वायर का मैक्सिमम कैपेसिटी ही है कि इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, और तुम जबरदस्ती का इसमें 7 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा है। फ्लो तो हो जाएगा 1-2 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि 1-2 मिनट तक उसको गर्म होने में टाइम लगेगा ना। क्यों गर्म की हीट क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस जो है, आई मीन इसका करंट ज्यादा, इसके कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा फ्लो करवा रहे हैं, तो वहां क्या होगा ना, फ्रिक्शन, काइंड ऑफ फ्रिक्शन। क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं बहुत तेज गति से। और वाइब्रेशन का मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा तो ये क्या होगा, वायर गर्म होगा ना। हाँ, तो हीट एनर्जी, और इसको इंसुलेटेड किया जाता है कॉपर वायर को एक इंसुलेटर से। प्लास्टिक कोटेड रहता है, देख लो वायर प्लास्टिक कोटेड है कि नहीं। तो ये प्लास्टिक जलेगा कि नहीं हीट से? तो ये आग लग रहा है किसके कारण? हीट के कारण। और वो जो कोटिंग किया गया ऊपर से इंसुलेटेड है वो वायर, देखो ये देखो क्या है ये, हाँ आ रहा बात समझ में? तो ये जलेगा। हाँ, एक मिनट, कॉपर यूज कहाँ नहीं करते हैं ये पूछ रहा है? कहाँ पे यूज नहीं करते हैं? क्यों नहीं यूज करते हैं? किस में? कॉपर क्यों नहीं, सुनो, कॉपर क्यों नहीं यूज करते? कॉपर ही तो यूज करते हैं। सिल्वर नहीं करते हैं, सिल्वर वायर हम लोग यूज नहीं करते हैं। हाँ, तुम बोलो ना यार, तुम बोलो अपना सवाल पूछो। अरे यार जानता है तुम टाइम पास करवा रहा है भाई। तुमको कोई पूछ रहा है तो मेरे से बात करो, तुम मुझसे क्यों बात कर रहा है? तुम बोलो। बाकी सिल्वर क्यों नहीं यूज करते बोलो रे?
सिल्वर क्यों नहीं करते? घर वाला जो हमारा वायरिंग होता है उसमें सिल्वर वायर क्यों नहीं यूज करते हैं? हाँ, पिघल जाता है। हाँ, गुड। क्योंकि सिल्वर कॉस्टली है ना यार, मतलब क्या ही बात करते हैं। कैपेसिटी नाम का सुना है? कुछ चीज होता है। हाँ, इतना ही करंट फ्लो कर सकता है बस, है ना। सबका फिक्स नहीं होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? करंट का फ्लो। अरे आई किस पे डिपेंड कर रहा है? आई किस पे डिपेंड कर रहा है? सुनो सुनो सुनो, वायर में कैसे डिसाइड होता है कि 5 एम्पियर का वायर है, 10 एम्पियर का वायर है, 3 एम्पियर? इसमें इस वायर में 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, जबकि मटेरियल सेम यूज हुआ है। मतलब एक वायर ये वाला है, ये पतला वायर, एक वायर ये वाला है, ये इतना मोटा वायर, एक एक वायर। अरे भाई, एक वायर ये है, देख सकते हो तुम लोग, 3 तरह का लिया गया है वायर, और ये भी कॉपर वायर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, और सब में अलग अलग कैपेसिटी कि इसमें इतना करंट फ्लो करेगा, इसमें इतना करंट फ्लो करेगा, इसमें इतना करंट फ्लो करेगा। तो ये कैसे डिसाइड हुआ? आई किस पे डिपेंड कर रहा है? अब वी पे भी डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा ये बताओ? हाँ, मान लो कि सारे वायर में हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना चाहते हैं, कि इसमें जो बैटरी का कनेक्शन इस वायर में करेंगे और इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, सबको 5 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? या मान लो कि सबको हाँ 5 वोल्ट मिलेगा, सबको 5 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया जाएगा। अब रेजिस्टेंस का बात चलेगा यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस इस वायर का ज्यादा है या इस वायर का ज्यादा है या इस वायर का? बताओ। नीचे वाले का रेजिस्टेंस। क्यों? आज ही पढ़ा है और आज ही तुम लोग गलत कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इस वायर का ज्यादा होगा रे। गुड। इन लोग आके समझाओ यहाँ पे कि रेजिस्टेंस इस नीचे वाले वायर का कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका थिकनेस ज्यादा है ना, थिकनेस ज्यादा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेटर होगा कंपैरेटिवली दिस टू वायर्स। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज्यादा होगा इन दोनों वायर के कंपैरिजन में। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा? क्या होगा? कम होगा। तो इसका कितना होगा? मान लेते हैं कि इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका 3 होना चाहिए, इस ऑब्वियस बात, इसका 4 ओम होना चाहिए। जितना पतला वायर होगा क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाए, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस इसलिए ज्यादा है ना। हाँ, अब यहां पे वैल्यू आर के जगह पुट करोगे, आई निकालना चाहते करंट, तो ये V का वैल्यू, एक काम करते हैं थोड़ा मल्टीपल में ले लेते हैं तब ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, हम बताते हैं ना, रुको ना। मान लो कि हम 20 वोल्ट अप्लाई, इसमें जो ऐसे कनेक्शन करेंगे ना इस वायर को, तो यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, सेल लगाया हुआ है। उसी तरीके से इसको भी इसी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, इस वायर को इसी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। ठीक, आगे बात समझ में? तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा क्योंकि ये इसका ज्यादा थिकनेस वाला, इसका ज्यादा थिकनेस है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो एरिया अगर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस एरिया यहां बढ़ा हुआ है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो कितना है? चलो मान लेते हैं 5 ओम है। ठीक है, चल ठीक है, मान लो 4 ओम है, 2 मान लो तो 2 ओम। इसका मान लेते 4 ओम और इसका मान लेते 5 ओम। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर पतला वाला वायर का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, देखने में तो पतला सुतला है, उसके पास इतना रेजिस्टेंस। तो हम लोग पढ़े हैं कि थिकनेस जितना पतला वायर उतना रेजिस्टेंस हाइयर होगा। ठीक है, अब करंट निकालो।
करंट निकालो, V अपॉन R होता है। वोल्टेज कितना अप्लाई किए हो 20, रेजिस्टेंस कितना है फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वायर 5, कितना आया 4 एम्पियर आया। दूसरा वायर I इक्वल्स टू V अपॉन R, V कितना 20 वोल्ट, R कितना 4 ओम, है ना। तो 4 से गया 5 बार में 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करेगा सेकेंड वाला में। तीसरा वाला वायर सबसे मोटा वाला वायर I इक्वल्स टू V अपॉन R, V हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कितना सप्लाई दे रहे हैं 20, रेजिस्टेंस कितना है नीचे वाले का सबसे थर्ड वाले वायर का 2 ओम, ठीक है ना, तो 10 एम्पियर। तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है मार्केट में कि हम एक पतला वायर बनाए हैं जिसमें 4 एम्पियर करंट दौड़ सकता है मैक्सिमम। सेकेंड वाला वायर इतना अगर मोटाई है उसका थिकनेस है तो 5 एम्पियर का करंट दौड़ेगा, 10 एम्पियर का करंट दौड़ेगा। तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है कि कॉपर का है, तीनों तो कॉपर वायर का है, तो तीनों कॉपर वायर ही होते हुए भी हम उसी कॉपर को यूज करके अलग अलग करंट का कैपेसिटी का वायर बनाए हैं कि ऐसा वायर तो इतना करंट, ऐसा वायर तो इतना करंट। अब ये हमारे यूज पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं, है ना। आ रहा बात समझ में। हीटर जब हीटर जो होता है जिसमें, है ना, ये वाला हीटर, हाँ, इसमें जो तुम्हारा 2 वायर निकलता है जिसको तुम लोग प्लग करता है इसमें तो ये वाला वायर देखा कितना मोटा होता है, ऐसा पतला वायर लगा के देखना, कभी जल जाएगा ना। हाँ, क्यों? क्योंकि पतला वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और उसमें पतला वायर में 4 एम्पियर करंट दौड़ सकता है, ये तो मेरे अनुसार है। मोटा वायर लेंगे तो उसमें ज्यादा करंट दौड़ सकता है, तो ज्यादा करंट दौड़ाना है ना हमको। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन यूज कि कौन सा अप्लायंस यूज करना है हमको, उसके बेसिस पे करंट जो है उसके बेसिस पे हम लोग वायर का सिलेक्शन करते हैं कि कैसा वायर लेना चाहिए, कितना एम्पियर का लेना चाहिए हम लोगों को। तुम्हारा ये भी सवाल था एक दिन कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना करंट दौड़ाना है या फिर कितना करंट जो है फ्लो करने वाला वायर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऐसा वायर हमको वायरिंग में ये वाला वायर डालना चाहिए, है ना। समझ में आ गया? हाँ, इसलिए लेंथ के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस चेंज नहीं ना करेगा क्योंकि हम फिक्स कर दिया लेंथ, ठीक है। हाँ, तो वो तो कंफर्म होता। अब कंपेयर करने के लिए हर चीज बराबरी करना पड़ता है ना, हाइट वेट सबका बराबर होना चाहिए, तब दोनों को लड़ाना है। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? बोलो बोलो। रुको, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और बात कर ले। तो इतना समझ में आ गया कि किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, बोलो। वो किस हमको थोड़ी पता, वो तो पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट याद करना पड़ेगा। तुमको कैसे पता चलेगा? मटेरियल तुम थोड़ी उसका इंटरनल घुसा हुआ है, हाँ, तुम थोड़ी जानता है कि कौन सा मटेरियल है, वो तो चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो अलॉयज अगर होगा और एक प्योर मेटल होगा तो तुम ही बताओ अलॉय और प्योर मेटल किसका रेजिस्टिविटी हाइयर होगा, रेजिस्टेंस किसमें ज़्यादा होगा? अलॉयज में। हाँ, अलॉयज में, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो हमारे हीटिंग के लिए जितने भी अप्लायंसेज यूज़ करते हैं हम लोग हीटिंग पर्पस के लिए, तो रेजिस्टेंस उसमें हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस हाइयर। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्यों? रेजिस्टेंस हाई करते हैं ना, जब रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का, जैसे किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है हाइयर है तो करंट को फ्लो करने में दिक्कत आएगा ना। हाँ, तो क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे ज़्यादा, टेम्परेचर हाई होगा, फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा देते तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस जब बढ़ाते हैं उसके कारण एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी। क्या? हीट एनर्जी। रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट, तुम्हारा तार गर्म होगा रे? नहीं ना, नहीं होगा। सिल्वर वायर ले लो,
हाँ सिल्वर वायर में कैपेसिटी, उसका भी कैपेसिटी, ये सिल्वर वायर है, ये सिल्वर वायर है। अब तुम इसमें कैपेसिटी है कि 8 एम्पियर करंट दौड़ सकता है, तुम दौड़ाया 5 एम्पियर, बोले सर तारवा गर्म नहीं हो रहा है तो तुम दौड़ा ना पहले, 8 से ज़्यादा दौड़ा तब तो, समझ रहे हो ना? ओके। बट जो हमारे अलॉयज होते हैं, इनका नेचर ही ऐसा है कि इसमें इनका रेजिस्टेंस जो होता है, इसका नेचर ही ऐसा है इसका कि रेजिस्टेंस में हाइयर होता है ऑटोमेटिकली, है ना? इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, दैट्स व्हाई वी यूज अलॉयज, है ना? इसलिए हम लोग अलॉयज यूज करते हैं कहाँ? हीटिंग पर्पस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए, ठीक है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब बनाते हैं ना, तो उसमें ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है जहाँ पे हमको हीटर, जैसे टोस्टर, वाटर टोस्टर आता है पानी गर्म करने वाला, तो उस, हाँ रे भाई नहीं देखा है, रॉड, एक इस तरह का रॉड आता है, एक ऐसा रॉड रहता है, हाँ हाँ भाई, हाँ ठीक है ना, ऐसे ही रहता है ना, हाँ? इसे प्लग में इसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पे वायर को, अभी पानी में डूबा रहता है तो ये हाँ तो पहले तो देखो, तो पानी, तो ये जो तुम्हारा ये जो देखो, ये जो कंडक्टर है ना, ये अलॉय का है, क्यों? इसमें रेजिस्टेंस हाई है, अब इसमें करंट दौड़ रहा है, रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ये हीट हो जाएगा, है ना? ये रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ये रॉड, ये जो कंडक्टर है हीट हो जाएगा, और ये हीट हुआ तो मेरा पानी गर्म हो जाएगा, सिंपल। हाँ तो, और जो तुम आयरन है, आयरन, ये आयरन जिसमें कपड़ा आयरन करते हैं, बोलो। चेक कर लेना हाथ डुबा के, हाथ यहाँ पे डुबाना, देखना करंट मार रहा है कि नहीं, नहीं मारता है, तुम देखा है? चलो, इट इज फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट डन बाय सोनल कुमार, क्या? चलो देखो, ये भी एक तरह का हो गया, एक तुम्हारा हीटर हो गया, जितने भी हीटर में क्या यूज करते हैं? अलॉय ही यूज करते हैं। यहाँ से एक वायर रहता है, इधर से एक वायर रहता है, ये तुम्हारा वायर यहाँ पे प्लग करते हैं, है ना? और इस वायर से यहाँ पे कनेक्टेड, ये जो वायर यहाँ पे यूज हुआ अलॉय होता है। अलॉय कौन सा? नाइक्रोम। कौन सा? नाइक्रोम। अब नाइक्रोम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। अब रेजिस्टेंस हाई होने के कारण इसमें क्या इफेक्ट आएगा? हीटिंग इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? हीटिंग इफेक्ट। तो इसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये वायर टूट सकता है। बट यही तो बात है कि जितने भी अलॉयज होते हैं ना, ये टूटता नहीं है, मेल्ट नहीं होते हैं। आगे बात समझ में कि इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है अलॉयज का। ठीक है ना? ओके, इज इट क्लियर? तो करंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ना, ये हम लोग सब कुछ समझ गए। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सेकेंड, है ना, पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम। तो Q/T होता है। ठीक है। करंट, रेजिस्टेंस का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस कैसे आया, समझ में आ गया? रेजिस्टेंस होता क्या चीज है? वो एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो करंट को अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी को, उस वायर के अंदर वाला क्वालिटी प्रॉपर्टी जो करंट को ही अपोज कर रहा है, उस क्वालिटी, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं, लेंथ 1 मीटर कर देते हैं, तो उस टाइम वाला रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ना बोल करके रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल का हमें लिस्ट आउट करके दिया रहता है। ठीक है, देखो बुक में तुम लोग देख सकता है, यहाँ पे टेबल बना दिया गया है। यहाँ पे मेटल्स हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन।
है ना, और यहाँ रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन। फिर इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक, रबर, है ना, जिससे करंट फ्लो नहीं करता है ना। एबोनाइट रॉड, हार्ड रबर, डायमंड, पेपर, ग्लास, सबका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, तो इनका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अभी एक एक एग्जांपल लेते हैं, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का। जैसे मान लो हमारे जनरल लाइफ में, आम जीवन में कॉपर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका रेजिस्टिविटी जो है वो 1.69 बोले थे, इंटू 10⁻⁻8। अब रेजिस्टिविटी तो इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होगा। कॉपर हो गया। सेमीकंडक्टर, दो ही तरह का जनरली याद कर रखना, सेमीकंडक्टर जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो होता है बट उतना गुड नहीं होता है जितना कि कंडक्टर्स में होते हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर्स का यूज़ हम लोग, जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज़ चिप्स बना, चिप्स मतलब कौन सा चिप, वही लेज वाला चिप्स नहीं, चिप, हाँ चिप अंदर का जो होता है ना, वो सब बनाने में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल चिप, जो कंप्यूटर्स में जो चिप लगता है, वो रैम, ये रैम वैम देखे हो, उसका मदरबोर्ड देखो, मदरबोर्ड, ठीक है। जैसे जर्मेनियम का होता है, जर्मेनियम का होता है 0.6 ओम मीटर, और सिलिकॉन का होता है 2300 ओम मीटर। और वहीं पे इंसुलेटर का अगर हम लोग बात करें, इंसुलेटर मतलब रबर, पेपर, है ना, रबर का बात कर रहे हैं, हार्ड रबर, एबोनाइट भी हो सकता है, इसमें 10⁻13 टू वैरी करता है 10⁻16 ओम मीटर। अब तुम ही लोग देखो, ये कॉपर लिया गया है, यहाँ भी वायर है 1 मीटर का वायर, कितना का, 1 मीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे भी वायर लिया गया जर्मेनियम का या सिलिकॉन का, लेंथ कितना है, जितना 1 मीटर, यहाँ पे भी 1 मीटर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ये वाला। यहाँ पे भी रबर जो लिया गया है वो 1 मीटर का रबर लिया गया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तब जाकर के यहाँ पे जो लेंथ और एरिया जो अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, हम उस लेंथ और एरिया को अब अफेक्ट करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सभी के केस में हम फिक्स कर दिए हैं। तो इसके केस में लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। तो अब ये लेंथ और एरिया जो है अफेक्ट नहीं कर पाएगा रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को कौन अफेक्ट करेगा अब? नेचर, है ना। और टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हम फिक्स कर दिए हैं, चेंज हम नहीं होने दे रहे, क्योंकि टेम्परेचर को कंट्रोल करना इंसान के हाथ में है, लेकिन नेचर को कंट्रोल करना इंसान के हाथ में। सेम नेचर कैसे होगा? एक कॉपर है, तो नेचर को कंट्रोल करना इंसान के हाथ में नहीं है, वो तो भगवान बना दें। दिस इज कॉपर मटेरियल, दिस इज एल्युमिनियम मटेरियल, है ना। तो अब सिर्फ और सिर्फ नेचर है यहाँ पे, तो ये भगवान बनाए हैं सारा मटेरियल, तो है ना। अब नेचर है इसका, उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस निकाला गया इन कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कि 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर रखा गया है लेंथ एरिया। तब देखा गया कि इतना है। अब इसको जरा कैलकुलेट करने का सोचे हो, 1.6 ना, इसको 70 सोच सकते हो क्या? मान लो, चलो काहे माने, 169 है, 169 पॉइंट उड़ा दिए तो यहाँ पे 100 आएगा, और ये 10⁻⁻8 है तो नीचे जाएगा तो 10⁻+8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 है, मतलब 10⁻10 हो गया ना, 8 और 2 10 हो गया, मतलब कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है कि नहीं। और ऊपर में कौन है? बस 169। क्या कर रहे हैं यार। अब तुम लोग इसको डिवाइड करोगे ना 169 को, तो कितना आएगा? देखो नीचे 10 0 को हटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट 169 में कहीं है नहीं, मतलब लास्ट में है, तो ये लेफ्ट की ओर आएगा। कितना डिजिट से पहले? 10 डिजिट से पहले। 3 डिजिट है 169, तो 7 डिजिट का कमी हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो दिस इज योर ओम मीटर। तो इतना रेजिस्टेंस है, इतना रेजिस्टेंस का मतलब ओम मीटर है। तो काइंड ऑफ समझ रहे हो कितना कम वैल्यू है ये, 0.00000 इस तरीके से है। और यहाँ वाला जरा देखो
कम से कम ये तो 0.6 है, ये तो थोड़ा सा अस्तित्व में भी लग रहा है कि हाँ इसका एग्जिस्टेंस है भी। और ये तो कुछ ज़्यादा ही है, 10⁻13। मतलब इसमें पॉइंट का बात ही नहीं है, 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया नहीं, सीधा 10⁻13। मतलब कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा शुरू हो रहा है यहाँ से, वेरी करता है। 10⁻15 वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग रबर लोगे तो। ठीक, तो कितना हो गया? 1 tens 100, 1 tens 100,000, 1 tens 100,000, 10,000, 100,000, million 10 million, 100 million, बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन, है ना? यहाँ पे आ गया, 3 3 का कॉमा दे दो, 3 3 3, ये गड़बड़ हो गया क्या? 1 tens 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कितना हो पता है? 100 बिलियन। सही कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं ना? ट्रिलियन भी होता है ना बिलियन के बाद, तो ट्रिलियन करते हैं ना, फिर यहाँ तक आ गया था ना बिलियन। ये कितना आया था? यहाँ पे 10 बिलियन आया ना, 100, अरे यार 1 tens 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, तो 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, हाँ 10 ट्रिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से देख रहे हो 10 ट्रिलियन, इसको ऐसे पैसा समझ सकते हो, मनी समझो, है ना? तो कॉपर के पास कितना पैसा है? इसके पास 98 भी नहीं है, 0.25 पैसा भी नहीं है, इतना पैसा है। जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है, मतलब इनमें ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होता है, इसके पास 0.6 रुपया, मतलब 98 से ज़्यादा है। और रबर के पास कितना पैसा है? कितना है? 10 ट्रिलियन पैसा है, समझ लो, है ना? उतना ज़्यादा। अब पैसा मत समझना, वापस आ जाओ रेजिस्टिविटी पे, ठीक है? तो हाइयर रेजिस्टिविटी किसका है? इसका, मतलब काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका इतना रेजिस्टेंस है, तुमको लगता है करंट फ्लो कर पाएगा यहाँ पे? और रेजिस्टेंस कितना कम है यहाँ पे, तो करंट फ्लो अच्छे से करेगा ना? तो ये हम लोग कंपैरिजन कर पाए हैं विद द हेल्प ऑफ, तो बस रेजिस्टिविटी का इतना ही काम है। विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टिविटी वी कैन कंपेयर द नेचर ऑफ मटेरियल, वी कैन कंपेयर द नेचर ऑफ कंडक्टर्स, कि कैसा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, बढ़िया से होगा। अच्छा समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां तक, और कल एकदम धुआंधार चलेगा न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स, कल इन द सेंस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्योंकि हम लोग एक पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, ठीक है? अब हम लोग जैसे सुनो बता देते हैं, हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, उसी के बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स का खेला चलेगा एकदम, है ना? हाँ, नेक्स्ट क्लास बोल रहे हैं ना, जब भी होगा। और दूसरा बात, लास्ट में इसमें वीडियो में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? तो हम क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, देखते हैं, कलेक्शन लाएंगे इसे बुक में छांट छांट के, जितना भी होगा एक्सरसाइज एग्जाम्पल सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, सारा मीन्स सारा करेंगे, ठीक है? एक क्लास अगर न्यूमेरिकल्स पे डेडिकेट कर रहे हैं तो सारा कर लेंगे, ठीक? दूसरा, इसके नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ओके? रेजिस्टेंस को कंबाइन करना सीखेंगे दो तरीकों से, पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस को लगाएंगे और देखेंगे क्या अफेक्ट होता है, कि रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, ये सब हम लोग सीखेंगे। और उसमें एक डेरिवेशन भी करेंगे कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, फिर 3 रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में तो कितना टोटल रेजिस्टेंस आउटकम आएगा, फिर दूसरा
3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे तो फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना देखने को मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन भी करेंगे फॉर्मूला का, और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आता है, ठीक है, ओके। फिर एन रेजिस्टेंस के लिए फिर हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक टॉपिक, फिर उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स, फिर पढ़ेंगे पावर, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स, फिर पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल, खत्म, इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही, ओके। देखो तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा चीज, ठीक है, क्या क्या था हमारा फॉर्मूला, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे हम लोग, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता था, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन, जो हमें वर्क डन करना पड़ता था उस चार्ज को मूव कराने के लिए, है ना, तो बोलते थे कि वर्क डन, है ना, पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर वी से, और वर्क डन का मतलब डब्ल्यू से जानते ही, और चार्ज को डिनोट करने के लिए हम लोग क्यू, कैपिटल क्यू का यूज करते। तो हमारा ये फॉर्मूला था, एंड दिस वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या था, वोल्ट, है ना, क्या था, वोल्ट। और उस वोल्ट को भी हम लोग जैसे यहाँ वोल्ट, दिस इज एसआई यूनिट, बट वोल्ट को भी वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट को भी वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू समथिंग v, w अपॉन क्यू, v। अब ये v का मतलब क्या सोचोगे, ये एसआई यूनिट है वोल्ट का, ठीक है, ये समझ में आ गया, w इक्वल्स टू v इक्वल्स टू w अपॉन क्यू, एंड दिस v मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, याद आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट, है ना, क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, वैसे करंट को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर आई का यूज करते हैं। तो मैग्नीट्यूड, कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, है ना, तो वो उसको मेजर करने के लिए हम लोग ये मेजर करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, क्या, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है उस पॉइंट से मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो करंट हो गया, ये करंट को कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज अगेन विल यूज कैपिटल लेटर क्यू, और टाइम को हम लोग टी से करते हैं, ये क्या लिख रहे हैं, सेकेंड लिख रहे थे, टाइम को टी से। तो फॉर्मूला निकल करके आ गया क्या, क्यू अपॉन टी, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और आई को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। इसका मतलब एसआई यूनिट करंट का क्या है, एम्पियर, ठीक है, ये था हमारा, ओके। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़े क्या पढ़े, हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे, है ना, क्या पढ़े, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोग ये पढ़े कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर फिक्स्ड रखना पड़ेगा, नहीं तो टेम्परेचर अगर फिक्स्ड नहीं रखेंगे तो रेजिस्टेंस वैरी कर सकता है, तो वो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा, है ना। इसलिए ओम्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, कौन से कंडीशन में काम करता है, फिक्स्ड टेम्परेचर, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तब ये बोला गया था, है ना, तब ये बोला गया था कि करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम लोग पढ़े। फिर इसी बात को हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज दैट v प्रोपोर्शनल टू i, सेम बात है। फिर यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता था r, है ना, r, ओके। इस r को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, r का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस, ओके।
और हम लोग ये देखे ना कि किसी भी सर्किट डायग्राम में, दैट इज सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब यहां पे तुम लोग देख सकते हो कि यहां पे स्विच ऑन कर दिए और यहां पे कोई 10 वोल्ट का है, ये सेल लगा दिए, बैटरी लगा दिए, है ना, एक ही बात है, हम लोग बैटरी ही बोलते हैं, सिंगल भी लगाते तो भी बैटरी ही बोलते हैं। दुकान में जाओगे तो बोलोगे एक बैटरी दीजिए, तो सेल नहीं बोलोगे, क्या सही बात है कि नहीं? चलो ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, कुछ अमाउंट करंट फ्लो करेगा, आई मान लेते हैं। ओके, आया बात समझ में? अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग V अपॉन आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? V अपॉन आई। एक रेशियो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक रेशियो। किसका रेशियो? ये जो सेल हम लोग यूज कर रहे हैं कितने वोल्ट का है वो, अपॉन इस सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है वो। V और I का रेशियो निकाले। इसका वैल्यू का कुछ आएगा, इसका वैल्यू कुछ आएगा, तो कितना वैल्यू आएगा? x आया। ओके, अब क्या करेंगे ना, हम सेल चेंज कर देंगे। सेल चेंज कर देंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग होगा, वोल्टेज कुछ अलग होगा बैटरी का, सेल का, है ना। तो इस बार एक अलग सेल लगाए तो एक अलग उसका वोल्टेज होगा और एक अलग करंट दौड़ेगा इस बार, है ना। तो हम लोग V2 और I2 का रेशियो निकालेंगे, तो फिर से वैल्यू जब आएगा डिवाइड करके तो x ही आया। तो ये कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कांस्टेंट। और ये एक्चुअली में ये जो कांस्टेंट कोई और नहीं, वो कौन है? रेजिस्टेंस है। ये हमारे ओम्स लॉ ने बताया, है ना, कि यहां से जब R कैलकुलेट करोगे तो V अपॉन आई आएगा एंड दिस R इज कांस्टेंट, दिस R इज कांस्टेंट। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रिक सर्किट का है, इस कंडक्टर जहां पे करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर का है, वायर का है। तो वायर का इंटरनल प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो सकता है? अभी उसके इंटरनल प्रॉपर्टी को तुम कोई भी सेल लगा दो, वो सेल थोड़ी आएगा और इसका इंटरनल प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। आगे बात समझ में? तो ये हमारा ओम्स लॉ था। अल्टीमेटली हमें ये वाला फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से V अपॉन आई जो है इक्वल्स टू R, ये याद रखने वाला चीज है। आगे बात समझ में? ओके, 3 फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े रेजिस्टिविटी। हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी पढ़े। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, बट दिस रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। हम ठीक है, हम लोग रेजिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, बट ये वाला रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ना बोल करके एक नया नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी। कोई बोलेगा सर रेजिस्टिविटी कुछ नया टॉपिक है क्या? हम बोलेंगे नहीं, ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, इसलिए इसका नाम इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के तहत रेजिस्टिविटी का नाम चेंज करके रेजिस्टिविटी कर दिया गया है। तो कौन सा कंडीशन है वो? किसी भी कंडक्टर, किसी भी वायर को लोगे तो 1 मीटर ही लेना पड़ेगा उसका लेंथ। अगर है ना, 1 मीटर ही लेना पड़ेगा, 1 मीटर से ज्यादा नहीं ले सकते हो, 1 मीटर से ज्यादा नहीं ले सकते हो। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई दे रहा है, इसका भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। ये है रिस्ट्रिक्शन, 2 रिस्ट्रिक्शन, एक लेंथ में कि ना कम लेना है ना ज्यादा लेना है। उसको साइलेंट करो तुम, है ना। लेंथ लेना है 1 मीटर, लेंथ लेना है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तब ये जो कंडक्टर का इसके इंटरनल जो अभी फिलहाल इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला सिंबल से, रो से, है ना। और ये कितना था, तो इसको कैसे निकाले थे याद करो जरा, ठीक है। हम लोग पढ़े कि रेजिस्टेंस जो होता है हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स। हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़े थे ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़े, उसमें 4 फैक्टर्स था। एक फैक्टर था लेंथ। तो इफेक्ट ऑफ लेंथ देखें कि लेंथ बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लेंथ। फिर दूसरा फैक्टर देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन नहीं लिखे लेकिन समझना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन का ही बात चल रहा है, कर्व सरफेस एरिया का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे, एरिया। तो यहाँ पे देखने को मिला कि ये सारे एक्सपेरिमेंटल हैं, लेंथ बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया था, और बढ़ा लिए वायर और रेजिस्टेंस बढ़ गया। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, एक बार कम क्रॉस सेक्शन वाला तार ले लिए, वायर ले लिए, एक बार ज़्यादा क्रॉस सेक्शन वाला लिए, तो एक्सपेरिमेंट करके देखे तब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे। जैसे केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं, उसी तरीके से ये सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे गए। फिर ये एक और था नेचर, एक था नेचर और एक है टेम्परेचर। खैर ये दोनों तो, टेम्परेचर तो हमारे हाथ का चीज़ है, हम कंट्रोल करेंगे जिस तरीके से वैसा, और नेचर तो खैर गॉड गिफ्टेड है कि जो नेचर है वो नेचर है। जैसे नाइक्रोम का जो नेचर है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब कॉपर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका इंटरनल एक बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो भगवान बनाए। सिल्वर का अपना रेजिस्टेंस है, सबका अपना अपना एक इंटरनल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों तो खैर है ठीक ठाक, लेकिन ये दोनों जो है ये वैरी करता है तो रेजिस्टेंस भी वैरी करता है। तो फिर कलेक्टिवली अगर हम इन दोनों को देखे थे, जब हम लोग देखे थे कि कलेक्टिवली मिला करके, तब हम लोग क्या देखे कि रेजिस्टेंस अगर कलेक्टिवली एक साथ देखा जाए तो ये आया था L/A, और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया था रो L/A। अब ये रो क्या है? यही है रेजिस्टिविटी। और यही रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है? जब हम लोग तार को लेते हैं 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लेंथ लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेना है, और तब जब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो है यहाँ वाला जो फिलहाल जो रेजिस्टेंस है इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये आया, लेकिन इसको याद नहीं रखते हैं, याद रखते रो का वैल्यू। किसका वैल्यू? रो का वैल्यू याद रखते हैं, तो ये हो जाता है R/A/L। तो ये जो फॉर्मूला हमें देखने को मिला ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हम किसमें रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा? ओम्स लॉ। हाँ, इसमें रेजिस्टिविटी जो है ये भी चेंज नहीं होगा, ये किसी फिक्स्ड मटेरियल का फिक्स्ड रेजिस्टिविटी रहता है, ठीक है। ओके, समझ आ गया? ये इतना सारा हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं अभी तक का, इसके बेसिस में हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो भी जितना भी बुक में होगा वो करेंगे, और फिर एक्सटर्नल सोर्स सैंपल वैम्पल जो भी होगा जहाँ से हमें मिलेगा वो भी हम लोग लेटर ऑन करेंगे द लास्ट डे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा तब। तो ये ऑफ हो गया है। पानी बॉटल तो यहाँ पे है, लो लेना भाई। ठीक है, देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मच वर्क इज डन, सीधा सीधा हाउ मच, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, किस लिए? तुम लोग जानते हो कि एक यहाँ पे चार्ज रखते हैं और एक एक्सटर्नल, एक बहुत छोटा सा चार्ज यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो एक चार्ज अगर हम लोग इन्फिनिटी टू कहीं पे भी लाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो वर्क करना पड़ता है हम लोगों को, है ना। इन मूविंग अ चार्ज वर्क इज डन, वर्क करना पड़ा किस लिए? चार्ज को मूव करवाने के लिए, चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा। और कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज है? तो 2 कूलम्स का चार्ज है। कितना चार्ज है? 2 कूलम्स का चार्ज है। बाहर में यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है। इस बाहर से लाएंगे, एक बार बी पे लाएंगे और एक बार ए पे लाएंगे। लाया गया फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। मतलब कि जब हम लोग पॉइंट बी पे रखे थे ना, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो 118 वोल्ट्स था। और जब उसी चार्ज को जब और करीब लाए पॉइंट ए पे, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है
वो 128 वोल्ट है यहाँ का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना। ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का डिफरेंस, अंतर जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और वो कितना है बता सकते हो क्या? माइनस कर लो 18 10, अरे 10 वोल्ट का डिफरेंस है पोटेंशियल में। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हेयर पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वो कितना है 128 वोल्ट एक पॉइंट का, और एक पॉइंट का 118 वोल्ट है ना। तो माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, दैट इज V निकलेगा, 10 वोल्ट निकल गया। ओके, निकल गया। अब तुमसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि कितना वर्क किए हो ये बताओ, मतलब तुमसे सीधा सीधा W पूछ रहा है, वर्क डन। तो तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस का? तो यहाँ लिखोगे सिंस जो V होता है वो कितना होता है W अपॉन Q होता है। V का वैल्यू तुम लोग जान चुके हो 10 वोल्ट्स, यहाँ 10 पुट कर दो। W दैट इज वर्क डन, यही तो पूछ रहा है तुमसे। और Q अपॉन Q मीन्स चार्ज, जो कि कितना चार्ज है 2 कूलम्स है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दोगे। सो वर्क डन कितना हुआ है 10 टू 20 जूल्स वर्क डन करना पड़ा है उस 2 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कराने में। इतना एनर्जी खर्च करना पड़ा है। आ गया बात समझ में? जल्दी से एकदम नोट करो विद इन अ मिनट। लिखो क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी का जो बात हुआ है, और ये बैटरी कितने वोल्ट का है 6 वोल्ट का। एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, पता है ना? ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तुमको दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी, कितना एनर्जी जो है इज गिवन टू ईच कूलम, मतलब कितना एनर्जी खर्च हो रहा है, कितना वर्क डन किया जा रहा है। ठीक है, जो कि गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो 6 वोल्ट बैटरी से जब ये पास कर रहा है चार्ज, तो कितना एनर्जी खर्च हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, बोलो ईच कूलम का मतलब कितना होता है 1। यस एग्जैक्टली, तो बस पुट करो। ठीक है, तो कितना एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है वर्क डन, वर्क डन को ही एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि वर्क डन ही पूछेगा, ये पूछ रहा है वर्क डन या फिर पूछे एनर्जी, ये दोनों सेम बात है। ओके ना, सेम बात है। तो बस कुछ करना नहीं है, अभी बेसिक फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं बस हम लोग। V इक्वल्स टू क्या W अपॉन Q। V कितना दिया 6 वोल्ट का है, और वर्क डन पूछ रहा है फॉर ईच कूलम दैट इज 1 कूलम, फॉर ईच कूलम मतलब 1 कूलम। तो W कितना आ गया 6 1 6 दैट इज 6 जूल्स, 6 जूल्स। और जूल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर J से। 6 जूल्स का 6 जूल एनर्जी हमें देना पड़ रहा है हर एक कूलम को मूव करवाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है, बहुत बेसिक सा सवाल है, 1 मार्क्स में पूछेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि करंट ड्रॉ कर रहा है, कितना एम्पियर, मतलब कि उस बल्ब को कितना एम्पियर मिल रहा है, कितना एम्पियर मिल रहा है उस बल्ब को 0.25 एम्पियर। अगर ये मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में रहता, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में रहता, तो हमें पहले एम्पियर में चेंज करना पड़ता। सारे डेटा, जितने भी डेटा हम लोग पुट करते हैं वो सभी के सभी SI यूनिट्स में होने ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ SI यूनिट में, है ना, जो उसका SI यूनिट होता है, तो पहला ये काम होगा कि पहले कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो करंट तो ठीक ठाक है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब को इतना करंट मिल रहा है, कितने देर तक, तो ये टाइम का बात कर रहा है क्या,
हाँ, टाइम कितना है यहाँ पे 20 मिनट्स। तो क्या जब हम लोग करेंट्स पढ़े थे तो क्या Q अपॉन टी का मतलब मिनट में था कि सेकंड में था? तो यहाँ तो मिनट में है, तो पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो तुमको तो पता ही है कि 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो 6 2 12 00 सेकेंड्स आ चुका। अब सीधा पूछा है कि कितना, अब जैसे ये हमारा वायर है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है ना। तो यहाँ से करंट पास हो रहा है इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, एक पॉइंट ही मान लो बल्ब को। इस अब यहाँ पे हम इसको कितना स्पैन ऑफ टाइम दे दिए हैं, 20 मिनट दिए हैं, मतलब कि 1200 सेकंड दे दिए ना, 1200 सेकंड दे दिए। अब ये पूछ रहा है कि 1200 सेकंड में कितने सारे चार्जेस पास कर गए उधर, अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना कूलम ऑफ चार्ज, है ना, ये पूछ रहा है। तो हम लोग तो जानते हैं, तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यही होता है। और कितना करंट पास हो चुका है 0.25, तो I के प्लेस पे 0.25 पुट करेंगे। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो Q होता है, और टाइम कितना है 1200, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1200 इंटू 0.25, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 300 आ जाएगा ना। सो Q इक्वल्स टू कितना आ गया 300। अब Q है तो ऑब्वियस सी बात है क्या लिखना पड़ेगा, कूलम्स, दैट इज K इक्वल्स टू 30 C, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विल बी 300 कूलम्स। इज इट क्लियर? दो मिनट का समय है, बना के दिखाओ। ओके, 2 मिनट्स, लिख लो। बना, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट्स, और इस पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 वोल्ट है इसके कारण कॉजेज अ करंट, कितना करंट जनरेट हो रहा है 2 एम्पियर का करंट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना सप्लाई हो रहा है 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वोल्टेज जा रहा है। इसके कारण जो यहाँ पे करंट जो है जो जनरेट हो रहा है, कह सकते हो कितना 2 एम्पियर का करंट, है ना। तो और ये लगातार कितना देर तक, ये 2 एम्पियर करंट लगातार कितना देर तक फ्लो होता रहा है 1 मिनट। तो टाइम यहाँ पे कितना हो गया, टाइम जो है T जो कि दिया हुआ 1 मिनट, और 1 मिनट को सीधा हम 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं क्या। तो बोलता है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, या ये भी कह सकते हो कितना एनर्जी जो है वर्क डन जो है इसमें लगा, है कि नहीं, करना पड़ा। वर्क डन एनर्जी एक ही बात है, तो W निकालना है। क्या निकालना है W, वर्क डन। और तुम लोग जानते हैं वर्क डन निकालने का मतलब है कि जो हम लोग पढ़े हैं V इक्वल्स टू क्या W अपॉन Q। तो यहां से W तुमसे पूछा जा रहा है, और W फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा V इंटू Q करना पड़ेगा। तुम्हारे पास V तो है पोटेंशियल डिफरेंस, पर तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है उस पॉइंट से फ्लो हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज तो नहीं है। तो अमाउंट, अब यहाँ पे करंट का बात हुआ है, टाइम का बात हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिखोगे कि सिंस वी नो व्हाट कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I is the amount of electric charge, है ना, amount of electric charge passes through a point per unit time, that is Q upon T। So हम यहाँ से Q निकाल सकते हैं ताकि हम यहाँ पे पुट कर सके, है ना, ताकि हम वहाँ पे पुट कर सके। तो Q का वैल्यू, तो I कितना करंट यहाँ पे दौड़ रहा है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर हो गया। और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करें कितना देर तक, टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 60 हो गया। तो Q का वैल्यू निकल गया 60 इंटू 2, दैट इज 120 Q है, तो कूलम्स हो जाएगा। हाँ, Q का वैल्यू निकल गया हमारे पास, Q का आंसर आ गया। कितना एनर्जी यहाँ पे बोल रहा है कि कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तो बोलेंगे कि नाउ एनर्जी बताना है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू W अपॉन Q, है कि नहीं। अब हमें Q का वैल्यू पता है, तो V कितना सप्लाई हो रहा है 10, और W एनर्जी निकालना है, Q कितना अभी फाइंड आउट किए 120, तो W का वैल्यू कितना हो गया 1200 जूल्स, है ना।
डायग्राम ऑफ फैन, इलेक्ट्रिक सर्किट, circuit comprising of a cell, a resistor, an ammeter, a voltmeter, and a closed switch. Which is which of the two has एक मिनट का समय। हो गया पानी, बल्ब भी डाल सकते हो, लेकिन रजिस्टर बोला है ना तो रजिस्टर डाल देना। हाँ ये बता रहे हैं, चलो देखो बता रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, ड्रॉ, ये तो तुम लोग डायग्राम बना लिए ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए, रेजिस्टर। अब रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, हाँ एक बल्ब भी लगा सकते हो, वो भी रेजिस्टर का काम करता है। पंखा भी लगा सकते हो, तो यहाँ पंखा कैसे बनाएंगे, बल्ब का तो सिंबल है मेरे पास, लेकिन पंखा फैन का तो नहीं है ना। ओके, तो ये यहाँ पे बल्ब ही लगा देते हैं क्या, ये है बल्ब, अरे गोल भी देते थे ना, ये वाला। ओके, तो ये बल्ब लग गया, मतलब रेजिस्टर लग गया ना, सेल भी लगाना है। तो ये सेल हम लगा दिए, ठीक ठाक, सेल लग गया, सेल लग गया, रेजिस्टर लग गया। एमीटर, एमीटर कैसा लगता है, सीरीज या पैरेलल, एंड टू एंड कनेक्शन ना, एंड टू, हाँ मतलब देखो एमीटर का एंड जो है वहीं से स्टार्ट हो गया हमारा सर्किट, है कि नहीं, वायर। एमीटर लग गया, वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है, तो वोल्ट मीटर हमेशा एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगता है ना, बल्ब के अंदर कितना वोल्टेज जा रहा है उसको मेजर करने के लिए। ये वोल्ट मीटर लग गया, और एक क्लोज्ड स्विच लगाना है, क्या लगाना है, क्लोज्ड स्विच। तो ये क्लोज स्विच लग गया, क्लोज स्विच बोला है, तो ये क्लोज्ड है ना, ओपन कैसे होता है, यहाँ पे डॉट हटा दो तो क्लोज ओपन हो जाएगा, वो ओपन सर्किट, नो करंट फ्लोइंग, और क्लोज मीन्स डॉट। ये था हमारा फिगर, ये बन के तैयार हो गया। इसमें करंट का डायरेक्शन दे दोगे, करंट का डायरेक्शन भी देना होता है ना, इस तरीके से। ओके, आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना आई, और किसमें कितना वोल्टेज, कुछ तो होगा, वी कुछ तो होगा ना। आ गया बात समझ में। इसका
मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ टू हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस, मतलब विच ऑफ द टू हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस, एन एम मीटर और अ वोल्ट मीटर। मतलब एम मीटर में अपने आप में उसके इंटरनल में कितना रेजिस्टेंस होगा, किसमें विच ऑफ द टू हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस, किसमें कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, एम मीटर में ज़्यादा होगा या वोल्ट मीटर में ज़्यादा होगा। ठीक है, ये पता करना है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझो पहले, तभी ये समझ पाओगे, नहीं तो फैक्ट की तरह याद करना पड़ जाएगा कि अच्छा वोल्ट मीटर में ज़्यादा या कम या एम मीटर में ज़्यादा या कम। ठीक है, अब हम लोग को ये बताओ कि एम मीटर करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम मीटर। एम मीटर का काम ये है कि वो करंट को मेजर करता है, कितना करंट है। अब देखो करंट को कितना मेजर करता है वो है, तो अगर इसमें मान लो फॉर एग्जांपल करंट कुछ भी 5 एम्पियर का करंट है ना, 5 एम्पियर का करंट है, तो इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए या लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसके अंदर एम मीटर में लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों लो रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए? लो रेजिस्टेंस इसलिए होना चाहिए, अगर हाई रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, तो हाँ हाई रेजिस्टेंस का क्या काम करता है, करंट को अपोज करता है। तो ये अपोज करने के लिए बैठा है क्या, कि मेजर करने के लिए बैठा है, मेजर करने के लिए बैठा है। तो इसके अंदर बहुत ही नेग्लिजिबल करंट है ना, इसके अंदर ये एम मीटर में लो रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, करंट जाएगा, करंट इसके अंदर जाएगा, एंटर करेगा। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, बहुत ही एकदम हल्का सा कॉन्सेप्ट है, एकदम बहुत ही फाइन है कि एम मीटर में लो रेजिस्टेंस है। अब लो रेजिस्टेंस है तो इसके अंदर जो करंट जाएगा वो क्या करेगा, वो एम मीटर क्या करेगा, उसको मेजर कर लेगा, और उसके अंदर लो रेजिस्टेंस होने के कारण वो सर्किट के करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ध्यान से समझे, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। एम मीटर का फंक्शन है करंट को मेजर करना कि सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है। अगर इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस कर देंगे तो वो सर्किट के करंट को इंपैक्ट करेगा ना, अफेक्ट करेगा, अफेक्ट तो करेगा ही अगर इसमें हाई रेजिस्टेंस होगा तो। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें करंट ड्रॉ हो, एम मीटर में करंट जाए, बट उसका इंपैक्ट सर्किट पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो किस काम का फिर एम मीटर। अगर यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में 5 एम्पियर है तो राइट साइड में भी 5 एम्पियर होना चाहिए ना। आ गया बात समझ में? तो इधर कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसका इतना ही फंक्शन होना चाहिए कि करंट जाए, बट करंट में कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो करंट का इंपैक्ट किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। इसलिए इस एम मीटर को ऐसा बनाया जाता है कि एम मीटर के अंदर रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इसके अंदर जो करंट जाएगा उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कैसा है, लो है। आया बात समझ में? अब आते हैं वोल्ट मीटर में। इन दोनों में कंपेयर करना था ना कि कितना किस में ज़्यादा। अब वोल्ट मीटर में होता है रेजिस्टेंस हाई। क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। अब ये क्यों होता है, देखो हम यहाँ पे इस सर्किट में कितना वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, 20 वोल्ट्स। कितना, 20 वोल्ट्स। इसमें करंट फ्लो किया, कुछ तो करंट फ्लो कर रहा होगा, एम मीटर के हेल्प से मेजरमेंट कर लिए, 10 एम्पियर करंट यहाँ पे दौड़ रहा है इस सर्किट में। कितना, इस सर्किट में 10 एम्पियर। तो ये एम्पियर करंट जो है जा रहा है। तो इसके अक्रॉस, इस बल्ब के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज शो होना चाहिए, जितना यहाँ पे है जो सप्लाई हो रहा है वही इसमें सर्किट में वोल्टेज है ना, 20 वोल्ट्स। जितना वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं, तुम सर्किट में कहीं भी मेजर कर लो, जितना सप्लाई हो रहा है इस रास्ते में कहीं भी मेजर करेंगे 20 वोल्ट्स ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 20 वोल्ट्स आना चाहिए। तो इस बल्ब के, अब ये बल्ब अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर का काम करता है, तो इसका खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। कितना, 2 ओम मान लेते हैं। कितना, 2 ओम मान लिए। ओके, अब सुनो, V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। अगर बल्ब के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस, अक्रॉस द बल्ब, अक्रॉस द बल्ब के अक्रॉस सोचो जरा, तो V कितना आना चाहिए, हम पहले ही बोल दे रहे 20 आना चाहिए। हमको कैसे पता चल गया 20 आना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज हम सप्लाई दे रहे हैं 20 का, तो V इक्वल्स टू डायरेक्ट 20 आना चाहिए।
आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। अब तुम ही बताओ ना, करंट कितना है 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 2, तभी तो 10 टू द 20 वोल्ट्स आया था, तभी तो वोल्टेज का वैल्यू कितना आया 20 वोल्ट। और ये तो सही है, ये तो सही बात है कि 20 दिए इसलिए इसमें 20 आ भी रहा है। ये तो हमारा हो गया ओरिजिनल सिनेरियो। अब बारी आता है कि हम सच में मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए क्या मेजर करना चाहते हो ये तो पहले पता कर लो। तुम वोल्टेज मेजर करना चाहते हो किसके अक्रॉस, अक्रॉस मतलब किसके लिए मेजर करना चाहते हो? बल्ब के लिए मेजर करना चाहते हो कि इस बल्ब में कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। हाँ, तो इसलिए बल्ब के अक्रॉस तुम पैरेलली में पैरेलल कनेक्शन लगा दिए वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर का क्या ये एक सर्किट है क्या? क्या भी ये एक रेजिस्टर का काम करेगा क्या? क्या ये वोल्टमीटर और ये बल्ब आपस में कैसा कनेक्शन बना रहा है? एंड टू एंड कनेक्शन तो नहीं है, सीरीज कनेक्शन नहीं है, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में हम बताए थे क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। क्यों सेम होता है? वोल्टेज इसमें हमको अगर दिखाएगा 20 वोल्ट्स तो इसका मतलब इसमें भी 20 वोल्ट्स होना चाहिए, तभी तो हम बोल पाएंगे ना कि अरे सप्लाई हुआ था 20 वोल्ट्स का, तो देखो ना इस बल्ब में भी 20 वोल्ट्स ही एंटर कर रहा है। कैसे? हम यहाँ एक्चुअली में देख रहे हैं, वोल्ट मीटर में 20 वोल्ट्स देख रहे हैं, कैसे ये शो कर रहा है। तो यहाँ 20 वोल्ट्स तो यहाँ भी 20 वोल्ट्स, तभी ना बोलोगे कि यहाँ बल्ब में 20 वोल्ट्स जा रहा है, जितना यहाँ पे दे रहे हो उतना ही तुम देख पा रहे हो। सही बात है, ओके। बट अब सोचो क्या हो सकता है? तुम जानते हो कि पैरेलल कनेक्शन में है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट होता है। ठीक बात है, डिफरेंट होता है। तो 10 एम्पियर करंट हमारा सर्किट में शुरू हुआ है दौड़ना। अब यहाँ पे करंट को दिखा दो रास्ता, तो करंट पैरेलल में बढ़ जाता है, डिफरेंट करंट्स। तो अब यहाँ पे बात आता है कि आखिर करंट जाएगा कितना। चलो सपोज करते हैं कि इसमें 3 एम्पियर करंट गया। कितना गया? 3 एम्पियर का करंट गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 में से 3 उधर चला गया तो इधर कितना जाएगा? 7 एम्पियर जाएगा, 7 एम्पियर करंट जाएगा। अब तुम ही बताओ ना, तुम तो एकदम लॉजिकल बात करना है हम लोगों को फॉर्मूला के हिसाब से। इस बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? करंट देख लो, आई देख लो, वी का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। बल्ब के अक्रॉस हम सोच रहे हैं V इक्वल्स टू आई का वैल्यू कितना जा रहा है? बल्ब में कितना करंट जा रहा है? 7 एम्पियर। क्यों गया 7? 10 जाना चाहिए था, सर्किट का करंट 10 था, पर 10 नहीं जाकर के 7 जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि 3 ऊपर चला गया। हाँ, तो हम 7 यहाँ पे मेजर लेंगे आई के जगह पे। क्यों? क्योंकि हम बल्ब के अक्रॉस काम कर रहे हैं, तो बल्ब के अक्रॉस करंट देखना पड़ेगा 7। रेजिस्टेंस तो उसका खैर चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट बल्ब का रेजिस्टेंस जो भी है जितना बनाया गया है 2 ओम। तो वोल्टेज कितना आया? 7 टू 14। कितना आया? वोल्टेज कितना देखने को मिल रहा है? वोल्टेज कितना देखने को मिल रहा है? वोल्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिला 14 वोल्ट्स, जो कि गलत है। सप्लाई 20 वोल्ट का दिए तो इस बल्ब में भी हमको 20 ही दिखना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में दिख रहा है 14, तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि करंट में हमको 10 रखना चाहिए था ना, इसलिए गलत हुआ। 7 रख दिए हम। तो क्यों 7 रखे तुम? कौन बोला 7 रखने? 10 रखो। इसलिए रखे क्योंकि 3 एम्पियर ऊपर चला गया। तुम चाहोगे ना कि 3 ऊपर ना जाए, 10 का 10 उधर पूरा चल जाए। तो तुम क्या चाहते हो कि करंट इधर 2 जाए ना, करंट इधर 1 जाए ना। अगर 1 जाएगा तो इधर 9 जाएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 9 टू 18। अरे अब हम ओरिजिनल वोल्टेज के तरफ जा रहे हैं। कब? जब करंट कम कर रहे थे। 3 एम्पियर के बदले में जब 2 एम्पियर हम किए ना, तो इधर जाएगा 8 एम्पियर करंट। तो 8 टू 16, पहले 14 था, अब हम 16 पे पहुंच गए। कब? जब हम ऊपर करंट कम सप्लाई कर रहे हैं। और कम करो तो 1 एम्पियर कर दो, तो इधर कितना जाएगा? फिर इधर कितना जाएगा? 9 एम्पियर। 9 एम्पियर। इस टाइम पे वोल्टेज कितना आएगा यहाँ पे? 9 टू हम और करीब हो गए 18 वोल्ट्स, हमारा ओरिजिनल वोल्टेज के बराबर हम जा ही रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ रहा है? ऊपर करंट कम करना पड़ रहा है। ऊपर में वोल्ट मीटर में करंट कम चाहिए, तब मेरा यहाँ पे एग्जैक्ट रीडिंग आएगा 20 का 20। तो और कम करेंगे। कितना कम करोगे?
जितना मिनिमम किया जा सकता है कि नहीं? हम चाहेंगे कि इधर करंट 10 पूरा का पूरा जाए, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर तो उधर करंट 0 हो जाएगा, तो फिर ये चलेगा ही नहीं। इंस्ट्रूमेंट है ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ना, उसको भी तो करंट चाहिए। तो इसको करंट 10 में से बहुत कम देंगे, तो इधर जो करंट हम देंगे इसको, बल्ब को, तो हम देंगे इसको 9.999 एम्पियर दे देते हैं। तो इसको ऊपर वोल्ट मीटर को कितना करंट चाहिए होगा फिर? 0.001। अब यहां पे देखो तो वोल्टेज निकालो तो इस बल्ब का I इंटू आर, 9 टू 18, फिर 9 टू 18, 18 1 19 का 9 कैरी, 2 9 18 और 1 19 का 9 1 कैरी, 9 टू 18 और 1 19, 19.99 अगर रीडिंग आ गया मेरा, तो क्या ये लगभग 20 के बराबर हम नहीं मान सकते हैं कि इस बल्ब में हमें 20 वोल्ट ही देखने को मिला जो एक्चुअल में सप्लाई हो रहा था? हाँ, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा? करंट का सप्लाई वोल्ट मीटर में कम करना पड़ा, कम चाहिए। अगर इधर करंट ज्यादा ड्रॉ हो जाएगा, इस वोल्ट मीटर में ज्यादा करंट खिंचा जाएगा, तब तो इधर 20 नहीं आएगा ना। हाँ, और हम चाहते हैं कि यहां 20 आए। ठीक बात? तो करंट इधर कम क्यों गया? आखिर करंट उतना कम क्यों जा सकता, मतलब कि करंट उतना कम जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस का काम क्या? करंट को अपोज करना। अगर कहीं 10 एम्पियर करंट जा रहा है और बीच में हम आ गए, इधर से मान लो देखो, बीच में किंग को बचाने के लिए रहता है ना बॉडीगार्ड्स, उधर से 10 लोग आ रहा, गुंडा लोग दौड़ के, यहाँ पे बॉडीगार्ड्स खड़ा है, क्या मार के 10 गुंडा आ रहा था, मार के 8 गुंडा को सुला दिए, तो 2 गुंडा चला गया उधर, 2 विलन चला गया ना। तो 10 आ रहा था, लेकिन जाने कितना दिए? 2 विलन को जाने दिए, 8 विलन को हम यहीं रोक दिए। हम कौन है? बॉडीगार्ड। करंट तो उसी तरीके से यहां रेजिस्टेंस का काम कौन करता है? हम रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस हाई करना पड़ेगा। तो जो 10 एम्पियर करंट आ रहा था, इसमें से मैक्सिमम करंट इधर जाने ही नहीं दिए, करंट को वहीं रोक दिए। करंट को इधर करंट बहुत कम गया, वैसे तो 3 एम्पियर जा रहा था ना, तो हम करंट को कम कर दिए। कैसे कम करोगे? इस वोल्ट मीटर में क्या हाई रखना पड़ेगा? क्या हाई रखना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्ट करेगा, करंट को आने ही नहीं देगा। आने भी देगा तो एक छोटू सा करंट आने देगा, और हम यही तो चाहते हैं कि छोटा ही करंट जाए, मिनिमम करंट इस वोल्ट मीटर में इंटर करे, एकदम मिनिमम। आ गया बात? उस V पे काम करेगा। हाँ, करंट पहुंचेगा ना, पर वो देखो वायर का जो ये सब जो यहाँ भी रेजिस्टेंस ही, इसमें भी तो रेजिस्टेंस है, उसको अभी छोड़ दो। बस यहाँ मेन सोचना है। अभी आइडियली सोचोगे तब तो फिर हर पॉइंट पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ जो होता है खपत होता ही है। अब यहाँ पे 20 सप्लाई करें तो यहाँ 20 कैसे पहुँचेगा? कभी ज़िंदगी में नहीं पहुँचेगा। समथिंग वैल्यू होता है, रियल नंबर कुछ चीज़ होता है। नहीं, फिर तुम अटक रही हो। ठीक है, अभी समझ में आ गया? तो हाँ, अभी यहाँ पे तुम्हारा सवाल क्या है? कि विच ऑफ टू हैज़ अ लार्ज रेजिस्टेंस? एम मीटर में अगर हम लार्ज रेजिस्टेंस रखेंगे या वोल्ट मीटर में? इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। नहीं, क्या लिखोगे इसमें? लिखवा दे क्या? बस याद रखना, ठीक, फैक्ट के तौर पर याद रखना, लेकिन तुम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन पता कि वाई है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, ठीक है बाबू।
ठीक है।